बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद के जो 31 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात होने थे उनको मुलतवी कर दिया है और हुकूमत की जानिब से ये एक रीज़न पेश किया गया है चूँकि यहाँ पे 101 यूनियन काउंसिल्स थी, आबादी के अंदर जो है वो इजाफा हो चुका है इस्लामाबाद की, लिहाजा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 125 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो उनको बना दिया जाए इस्लामाबाद के अंदर, ताकि वो लोग जो कि इस सारे प्रोसेस से बाहर हैं, आबादी जब बढ़ गई तो उनको भी इस प्रोसेस के अंदर आना चाहिए। बल्दियाती जो निज़ाम है उसके अंदर आके वो अपना ना सिर्फ वोट का हक इस्तेमाल करें बल्कि अपने आप को रूल करने का जो हक है उसको भी इलेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल करें। ताहम दूसरी जानब हम देखते हैं कि पीटीआई जो है, आज असद उमर साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है जी कि ये बिल्कुल बदनीयती की बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने ये सारा कुछ किया। उन्होंने पहले कोशिश की कि इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनको मुलतवी किया जाए और फिर अभी जो इलेक्शन होने थे 31 को, उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से वफाकी हुकूमत ने जो एक रिसर्च की या जो इंफॉर्मेशन गैदर की, ख़ासकर उन्होंने आईबी का नाम लिया कि वो जो रिपोर्ट्स उनको जा रही हैं मुख्तलिफ एजेंसी से, उसमें उनको बताया ये गया है कि पीएमएलएन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो रही है, पीडीएम जो है वो उसका सफाया हो रहा है इस्लामाबाद से। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये नई जो है हल्का बंदियों का भी जो एक प्रोसेस जो है उसका भी उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन को, और नई जो यूनियन काउंसिल जो है इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। फिर एक लॉ हमने देखा कि पार्लियामेंट से हुकूमत ने पास करवाया, सदर मुमलिकत के पास वो गया लेकिन सदर मुमलिकत ने उसको दस्तखत करने से इनकार कर दिया, वापस कर दिया है। सो ये एक प्रोसेस जो है लगता ये है कि बहुत आगे जाएगा। एक जानिब जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि इस्लामाबाद की जो आबादी है उसको हक देना चाहिए वोट का भी और अपने आप को रूल करने का, और पीटीआई ये कहती है कि हुकूमत जो है वो हर सतह के ऊपर, बल्दियाती इंतखाबात हों, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों या नेशनल असम्बली के, या जो कौमी इंतखाबात जनरल इलेक्शंस की जो पीटीआई जो बात कर रही है, उन सब से हुकूमत जो है वो फ़रार इख्तियार करना चाहती है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अशतर ओसाफ साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अशतर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। आप चूँकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे ईसीपी के अंदर, तो जिन कवानीन का और जिस आर्गूमेंट का आपने सहारा लिया, गो के काफ़ी देर तक हमने देखा कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कमीशन है पूरा, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी आपके ऊपर, यानी ज़ाहिर है कि हुकूमत के ऊपर किए कि ये टाइमिंग जो है ये अभी क्यों इंतखाब इसका किया गया, पहले भी ये मुलतवी होते रहे, ये फ़ैसला आपको पहले कर लेना चाहिए था, अभी भी आप तैयार नहीं आए। सो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है कानूनी? बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला आज तो नहीं, ये तो कल पहले भी ये आर्ग्यू हो चुका है सारा केस बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर ये मामला जब गया तो वहाँ पे भी यही जो असद उमर साहब की बातें आप कोट कर रहे हैं वो की गई और बहुत जोर और शोर से की गई, और एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी दायर की गई, और वहाँ पे भी एक लेंथ, यानी हर पहलू को देखा गया। ऐसा नहीं है कि मुख्तसर हेयरिंग हुई, हर पहलू को देखा गया, वोटर्स को सुना गया, और जो पिटिशनर्स थे उनको सुना गया, उनका मौक़िफ़ देखा गया। पहले जो एक जजमेंट आ चुकी है उसको भी देखा गया, और इसी मामले के अंदर ही एक जजमेंट आ चुकी है जो कि जब पीटीआई ने खुद सीटें बढ़ाई थी यूनियन काउंसिल की, और पीटीआई ही ने डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की थी। अब वो किस मुंह से, और अब वो एक समरसॉल्ट लेते हैं। ये यू टर्न्स मेरे ख्याल है इनकी लीडरशिप से लेकर इनके कारकुनान तक ये सब में अब आ चुका है। अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई पॉलिटिकल बात करूं, लेकिन ये हकीकत ये है कि आप देखेंगे कि पहले भी कहा जाता था कि सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है, और उस सुनामी में क्या हुआ? क्या पीटीआई अक्सरियत ले सकी थी? नहीं, पीटीआई बिल्कुल भी अक्सरियत नहीं ले सकी थी, और उनको एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी।
कोलिशन के बगैर ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। अगर कोलिशन दूसरी तरफ होती तो पीटीआई तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, तो वही होना था जो अब हुआ है। अच्छा अशरफ साहब, मुझे जी सॉरी टू कट यू, मुझे ये बता दें कि बिकॉज दिस गवर्नमेंट टुक ओवर इन ऑन द 11th of April 2022 इस साल के, तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा टाइम था। उस वक्त ये बात क्यों नहीं की गई कि ये जो यूनियन काउंसिल्स हैं, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, जो आप आर्गूमेंट भी दे रहे थे कि इस्लामाबाद की जो आवाम है उनको इस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, लिहाजा हुकूमत ने ये फैसला किया। ये फैसला पहले भी किया जा सकता था, इज़न्ट इट? जबकि बिल्कुल अब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए हैं और अब ये सारे कवानीन मतलब अचानक से कौमी असम्बली के अंदर लेके जाना बिल, फिर उसको सेनेट से, देन इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट। एक तो ये कि प्रेसिडेंट साहब ने इसका इनकार बिल्कुल नहीं किया। अगर कोई ये कह रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट साहब तो कराची में थे और आज ही सुबह के वक्त वो आए हैं वहां से। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को इतना वक्त जो लगा है वो ये है कि नादरा का जो डेटा है उससे इसको कोलेट किया। ये ओवरनाइट तो नहीं होता ना जी, और इसके ऊपर एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम नहीं, सो बहुत सारा इंतजाम और इंतजाम करना होता है। और जब ये हुआ तो फिर ये सोचा गया कि ये गलत हो जाएगा कि लोगों को आप जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि लोगों को न सिर्फ वोट देने का हक होना चाहिए बल्कि खुद से भी उनको पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए इन दी इलेक्शन। अब हो क्या रहा है? क्या ऐसा है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे? ऐसा नहीं है। ना ये इस्तदा थी, ना ऐसी सोच है कि इलेक्शंस ना कराए जाए। सोच तो ये है कि इलेक्शंस ऐसे कराए जाएं कि हर एक को उसका हक जो वोट है वो उसको मिले और हक मिले उसको खुद से इलेक्शन लड़ने का। तो 101 से अगर 125 हो गई हैं तो ये क्या बेहतरी है या ये तनज़ली है या ये खराबी है? और मेयर का इलेक्शन करना और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट करना, ये तो पीटीआई का अपना मंशा था, इनका अपना ऑर्डिनेंस था। लेकिन जब इनका अपना सारा सिलसिला चल रहा हो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई उसके अंदर तस्हीह लेकिन अशरफ साहब वो टाइमिंग क्रिटिसाइज करते हैं। बात टाइमिंग की सर मैं बताऊं आपको। जी, आपका और उनका जो इख्तिलाफ है वो टाइमिंग का है कि टाइम बिल्कुल करीब आ गया एंड द गवर्नमेंट वोक अप बिकॉज ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन के जी उनकी पोजीशन जो है इट इज वेरी वीक इन इस्लामाबाद, तो लिहाजा अभी आप मुलतवी कर दें, आगे जाके हो सकता है पोजीशन अच्छी हो जाए आपकी। ना ऐसा नहीं होता सर जी, ऐसे नहीं होता कि अभी मुलतवी कर दे ताकि हम अपनी पोजीशन अच्छी कर लें, बिल्कुल नहीं है। और ये आईबी की बातें और इस तरह की बातें, ये सब ज़हनी इख्तरा है। माफी चाहता हूँ, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए पब्लिकली। और चूंकि जो जिसके अंदर कोई किसी किस्म दिखा देते ना वो, ये सिर्फ ये जो ट्रायल हो रहा है ना आजकल, ये ट्रायल करते हैं सड़कों पे, ये ट्रायल करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये इनकी इस्तदा नहीं मानी गई तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी ना ये बातें। जब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी हैं तो फिर आप को किस मुंह से ये बातें बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? और एक चीज फिर मैं आपको अर्ज कर दूं, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुक्तदर इदारा है। एक इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये उनकी सवाबदीद है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको मालूम है कि पीटीआई के चेयरमैन और उनकी जो मौकफ है मोहतरम काबिल एहतराम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आपको भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है कि वो व्हाट ओपिनियन दे कीप अबाउट हिम। देखिए, when they nominated him, जी, ये किनके नॉमिनी है? पीटीआई के नॉमिनी है। बिल्कुल, उनकी हुकूमत में जीत आती हुई है इनकी, ठीक है जी। और याद रखिए, क्या बाजवा साहब को एक्सटेंशन उन्होंने नहीं दी थी? जी, वो इसलिए तो कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के सर्च कर रहा हूँ कि ये जेब नहीं देता। सही है कि जब आपके हक में कोई बात आ रही हो तो फिर आप कहते हैं बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके हक में बात नहीं आ रही हो तो आप दशनाम तराजी करते हैं। बिल्कुल। अब ये जो हाई कोर्ट के अंदर अपील दोबारा से ये इंटर कोर्ट अपील जो कर रहे हैं, और दूसरा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, यानी आज जीसीपी के जो डिसीजन था उसमें कोई उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया कि 2 माह 3 माह 4 माह कब अब ये इलेक्शन जो है वो रूल्स में लिखा हुआ है।
सही। आपको जब आपने 101 से बढ़ा के 125 की, तो 125 के लिए आपके लिए जो डिमार्केशन वगैरह होगी, यूनियन काउंसिल्स की तश्कील हो रही है, उसके बाद डिलिमिटेशन है, वोटर्स लिस्ट होगी, और ये 65 डेज में करना होता है, 65 दिनों में। 65 दिनों और में बिल्कुल आइडेंटिकल मामला था, आइडेंटिकल मामला था। ठीक हो गया, ठीक हो इलेक्शन गया, शेड्यूल अनाउंस हो चुका हुआ था, बिल्कुल सही है। सब कुछ हो चुका हुआ था जब पीटीआई ने ये 101 वाला काम किया था। उस वक्त भी तो इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन किया था। बिल्कुल सही है, उस बिल्कुल वक्त सही काबिल है। कबूल है, उस वक्त काबिल कबूल है, अब कबूल नहीं और है अब काबिल इनको। कबूल नहीं है। अशतर उसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी उनसे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये जो पोस्टपोनमेंट हुई है और नई जो यूनियन काउंसिल्स को ऐड ऑन कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज दोनों जो जमातें हैं, आई मीन जो गवर्नमेंट है वफाकी और पीटीआई जो है, वो दोनों का मौकफ बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज पीटीआई ये समझती है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भागने के लिए ये सारा कुछ इन्होंने काम किया है। पीटीआई का तो शुरू से मौकफ ही आ रहा है कि जनाब आप कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें। तो लेकिन हालात इस तरह से जा रहे हैं कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना वफाकी हुकूमत की बस की बात नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में इलेक्शन के बारे में कोई भी संजीदा नजर नहीं आ रहा मुझे। अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन देख लें या कौमी इंतखाबात के इलेक्शन देख लें, असूली तौर पर तो जब ये किसी तरह भी कोई पार्टी जो है नहीं, इस लेकिन पे पीटीआई तो संजीदा है, या पीटीआई भी संजीदा नजर नहीं आ रही? संजीदा पीटीआई का तो तरीकाकार जरा मुख्तलिफ नजर आ रहा है ना। उनका सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शुरू से जब ये हुकूमत गई थी उनकी अदम एतमाद की वजह से, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को नहीं डिसॉल्व किया सुबह खैर पख्तूनख्वा की। और अब भी सूरत हाल ये आ रही है कि इन्होंने अभी तक सुबह जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व करें, इनके हाथ में बात थी। वो तारीखें दिए जा रहे हैं ना। 26 नवंबर को कहा एक हफ्ता की बात करेंगे, फिर इसके बाद फिर डेट एक्सटेंड करके 23 दिसंबर कर दी। तो 23 दिसंबर से पहले गवर्नमेंट ने भी अपना एक कार्ड खेला और उन्होंने एक गवर्नर के जरिए कहा आप एतमाद का वोट लें। तो वह एतमाद का वोट ना लिया जा सका क्योंकि स्पीकर सूबाई असम्बली ने कहा कि 2 इजलास चल रहे हैं, मैं उसको इजलास को मुलतवी नहीं करता। तो वह एक टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने गवर्नर पंजाब का जो फैसला था या ऑर्डर था, तो उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो फिर गवर्नर पंजाब ने भी एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत उसको पहले ही उनको अपना परवेज लाई साहब को डीनोटिफाई कर दिया। असूली तौर पर गवर्नर पंजाब को चाहिए था कि आर्टिकल 10A के तहत उनको शो का नोटिस जारी करना चाहिए था पंजाब के वजीर आला को भी, स्पीकर को भी, कि आपने मेरे हुक्म को आपने नजरअंदाज कैसे कर दिया। तो तब आगे बात बढ़ती, उन्होंने डायरेक्ट डीनोटिफाई कर दिया। जब डीनोटिफाई कर दिया तो हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, वो एक पंचायती फैसला कर दिया, जैसे पंचायत पंजाब में पंचायत होती है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, आप 11 जून तक अपना एतमाद का वोट हासिल कर लें और उस वक्त तक जो है असेंबली डिसॉल्व ना की जाए। तो बड़ा अच्छा फैसला है। जमहूरी अंदाज में तो फैसला अच्छा नहीं है, लेकिन चले पंजाब की सतह तक अच्छा ही था। अब उसका मामला ये हो रहा है कि अब इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, अपने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब पंजाब में, उनके पास पूरे मेंबर सूबाई असेंबली पूरे नहीं हो। अच्छा कंवर साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये जो मामला जो है, ये इस्लामाबाद वाला जो मामला है बल्दियाती इंतखाबात, अगर ये 31 को हो जाते, 101 यूनियन काउंसिल्स जो ऑलरेडी थी, अब जब इन्होंने इनको 125 पे ले गए हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा खौफ था? ये जो पीटीआई वाले इस बात को बार बार जो है वो मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस बयानिए को लेके चल रहे हैं कि चूंकि पीडीएम की जमातें जो हैं उनको ये एतमाद नहीं है कि अवाम उनको वोट देंगी, लिहाजा वो हर सतह के ऊपर, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हैं, सूबाई इंतखाबात हैं, नेशनल लेवल के जनरल इलेक्शन हैं, उनको मुलतवी इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनकी पोजीशन अवाम के अंदर बेहतर नहीं है। और आज यही असद उमर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस्लामाबाद में। नहीं, बात तो देखो वफाकी हुकूमत की बात नीति के सामने आ गई है कि जब एक हफ्ता रह गया था इलेक्शन करवाने का, तो उन्होंने 22-23 दिसंबर को उन्होंने एक वजारत दाखिला के जरिए एक नोटिफिकेशन जारी करवा दिया
कैबिनेट की अप्रूवल से कि उन्होंने कहा कि जनाब आप 125 हमने यूनिकॉर्न से कर दिए, जबकि जून अभी इसी साल जून में उन्होंने ऑर्डर पास किया, मिनिस्ट्री इंटीरियर ने वो 101 कर दी। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सपोर्ट कर दी, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा ठीक है हम 101 पर दोबारा हल्केबंदी करवा देते हैं, 51 से 101 हो गई। जब सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल भी दे दिया पिछले महीने, और अब 31 दिसंबर को इंतखाब हो रहे थे, तो इससे एक उनकी बदनीति नजर आ रही है। जो आपका इशारा है वो ठीक है, इशारा आपका कि इनके पास इनको नजर आ रही थी कि हम इसमें कामयाबी हासिल अच्छा, नहीं मुझे कर ये बता दीजिएगा कि कंवर साहब के यहाँ पे ईसीपी कहाँ स्टैंड करेगी? मतलब ऑलरेडी इमरान खान साहब जो हैं वो राजा सिकंदर साहब जो हैं उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से पुकारते हैं। वो तो कहते हैं ये PMLN के जो है स्पोक्स पर्सन है, इनके फ्रंट मैन है, इनके लिए काम करते हैं। तो इस तरह के जब ये फैसला आएगा तो डेफिनेटली इनके ऊपर प्रेशर डू यू थिंक कि मजीद बढ़ेगा, या वो अनड्यू प्रेशर इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं? इमरान खान साहब के और चीफ इलेक्शन कमीशन का जो मामला है ना वो बड़ा पुरस्कार है। वो सारा फॉरेन फंड अच्छा। को पता, उसकी अलग दास्तान है। असल बात ये है कि इमरान खान को एहसास होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया, तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस ऑर्डर को कलदम करार दे दिया कि भाई आप कौन होते हैं अपना मिनिस्ट्री इंटीरियर के नोटिफिकेशन को कलदम करार देने वाले, ये मुस्तरद करने वाले। इलेक्शन कमीशन बेबस हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को आप अपना स्टॉक होल्डर से बैठ के तमाम फैसला करें। इतने अरसे में वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ली, पहले कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से। और लेकिन बड़ा अच्छा किया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि जमहूरी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, हम बड़ा एहतराम करते हैं उनका, तो उन्होंने वो समरी वापस भेज दी। तो उन्होंने कहा मैं इस पर दस्तखत नहीं करता। तो दुरुस्त फरमाया उन्होंने, तो उन्हें नजर आ रहा था 31 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, तो उनका तो फैसला दुरुस्त है। लेकिन इलेक्शन कमीशन मजबूर था, एक तरफ तो पार्लियामेंट की तरफ से अमेंडमेंट हो गई और दूसरी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके फैसले को कादम करार दे दिया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका फैसला जो था, जो किया था वजारत दाखिला का, उसको वो बरकरार रखती, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए 31 दिसंबर को इंतखाबात करवा देने थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने आपका फैसला कदम करार दे दिया, आप खुद बैठ के फैसला करें स्टेक होल्डर के साथ बैठकर। तो ये तो एक ऐसी लॉलीपॉप देने वाली बात थी ना। अब ठीक है, इमरान खान साहब तो एतराज कर सकते हैं, इदारों पे भी तनकीद करते हैं, उन्होंने कौन सा इदारा छोड़ा है जिस पर तनकीद ना करते हो, वो तो नेशनल लीडर है, वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन दो राय पे खड़ा हो गया। तो अभी जाहिर है कि अब उन्होंने जो फैसला लिखना है, उस फैसले में तो हम डिटेल लिखेंगे कि जनाब हमने कर दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, अमेंडमेंट आ गई। अब सदर नहीं, साहब लेकिन पार्लियामेंट ने बिल पास करना डजंट मीन कि वो कानून बन चुके हैं। अभी भी वो जाहिर है कि 10 दिन का टाइम होगा, फिर दोबारा गवर्नमेंट उनके पास भेजेगी और दूसरी दफा जो है वो फिर खुद से लॉ बन जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। अभी लॉ तो बना तो नहीं है ना, अंटिल द प्रेसिडेंट साइंस इट। ला नहीं बना। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो मजबूरन फैसला वापस लेना पड़ा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से लेना पड़ा, जब उन्होंने वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस फैसले को कलदम करार दे दिया। अगर वो कलदम करार ना देते तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने स्टैंड खड़ा था कि हमने 31 अच्छा, आज आर्गुमेंट के दौरान 264 आर्टिकल 264 का भी एक हवाला दिया बाबर अवान ने वहां पे, इलेक्शन कमीशन के अंदर के कानून बन भी जाए तो पुराने कानून के तहत करवाए जा सकते थे इलेक्शन। क्या ऐसा मुमकिन था? बाबर अवान की बातों पर आवाज़ ना दिया करें आप, तो वो बस वैसे ही अपना पहले वो ऐसे पहले हुकूमतों के भी इसी तरह के मशवरा दिया करते थे, फिर बाद में जस्टिस फहार के साथ भी उनकी अनबन हो गई। वो तो ऐसे बातें करते हैं, उनके साथ कोई ग्राउंड नहीं है उनकी दोस्तों के अंदर। असल बात यह है कि आप बाबर अवान को ये चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को कलदम करार क्यों दिया, ये कहना चाहिए था उनको। उनको तो नहीं कर, हाथ उनके पर जलते हैं, पाँव जलते हैं उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात करते वक्त। तो इलेक्शन कमीशन एक कमजोर इदारा है,
उसके वो बारे आपको में तो मर्जी पीपल्स कह पार्टी के दौर में वो सकते एक दफा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जो उनका लाइसेंस है उस हवाले से आपको पता ही है कि वो एक दफा उनको हो चुकी है ना, सजा हो चुकी है, तो ही मे बी इंटरेस्टेड कि वो अदालतों के हवाले से कोई ऐसी बात ना करे। नहीं, बस बातें नहीं करनी, तरीके से बात करें ना। वो कहते थे ऑनरेबल जज साहब, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ चुका था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला का हुक्मनामा जो था मुस्तरद कर दिया, तो आप उनको स्टैंड करें, चले सपोर्ट चले, बहुत करें। शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कंवल दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। और इस्लामाबाद में ECP ने 31 को होने वाले इंतखाबात बल्दियाती जो है उनको मुलतवी कर दिया है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की जो सियासत है पिछले कई रोज़ से हमने देखा है कि न्यूज़ में हेडलाइंस बनती रही है। आज भी बताया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब चोई शुजात से उनकी मुलाकात हुई है और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिसका कि एक सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोटिंग उसकी की जाती है, उसके अदम एतमाद की तहरीक जो है वो PMLN और उनके इत्तेहादी जो हैं वो पेश करने के लिए तैयार है ताकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को फारग किया जाए और फिर नया चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना हमजा शहबाज जो है उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। ताहम PTI ने कोर्ट ने जो उनको 11 तारीख का टाइम दे रखा है, 11 जनवरी, और बताया जाता है कि आप इस दौरान जो है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले लें और फिर उसके बाद मालूम होगा कि 11 के बाद ज़ाहिर है कि कोर्ट ने उनको पाबंद कर दिया कि आपने असम्बलियाँ जो है वो पंजाब की असम्बली को अभी तोड़ना नहीं है। इसी तरह मरकज़ के अंदर कौमी असम्बली में जो है वो MNAs ने PTI के पेश होना है और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप तर्जुमान हैं, वज़ीर आला पंजाब की मरकज़ी रहनुमा है तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त नंबर गेम का सारा मामला है और कल भी फवाद चोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 187 हमारे पास पूरे हैं, तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? बाहर जो लोग थे MPAs तहरीक इंसाफ के, क्या वो सारे जो है वतन वापस आ चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वहीद भाई। अल्लाह का शुक्र है हमारे नंबर तो 187 पूरे हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, लोटाक्रेसी है, उसकी सियासत ये ख़त्म नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान के अंदर करप्शन की मद में लूट के जो दौलत के अंबार लगाए हुए हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब के अंदर पॉलिटिकली देखा जाए तो देखें ये तो स्टेक होल्डर नहीं है पंजाब की सियासत का, पंजाब के मैंडेट का। मैं जरदारी साहब की बात कर रही हूँ जी। जरदारी के पास पंजाब के अंदर है क्या? जो आके शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह साहब का इधर जिस तरह क्योंकि प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा कमाए हैं ना, रुपए की कदर गिरने से और डॉलर की प्राइस बढ़ने से, इनका तो घर बैठे बिठाए माशाल्लाह से दौलत को खाद लगी हुई है, DAP जो किसानों को नहीं मिल रही इनकी दौलत को लग रही है। सही है। किस तरह से ओपनली पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। जमहूरियत का जो हुस्न है वो तो जमहूरी इकदार है ना, जो जमहूर है उनके मैंडेट के ऊपर जिस तरह से डाका डाला जाता है। जी, पहले भी जो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वाइड करा दिया, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए और आप लोग जो हैं वो सीटें लेके वापस आ गए थे। तो इससे क्यों खौफजदा है आप लोग? चोई शुजात साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें हों या नासिर हुसैन शाह साहब का और बाकी जो सिंध के वज़रा हैं, अगर पंजाब में बैठे हैं तो आप लोगों को तो वरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो तो जाहिर है कि कानून है, कानून के तहत तो दे कांट टेक एनी वोट। वही साहब, मैं बात घबराहट की तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो आपका एक सवाल है कि जरदारी यहाँ पे क्यों बैठे हैं तो उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ कि जरदारी साहब सिंध हाउस 2 यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नाकाम कोशिश है। हमने तो इनको ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन खवातीन को ये ऑफर्स कर रहे थे उनको खड़े करके मैंने इनको एक ऑफर दी थी कि आप 5-5 अरब रुपए हमारे तमाम अरकान को दें, हम आपको एक हॉर्स ट्रेडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना के देते हैं जिसमें आपकी कमर दर्द से लेकर के
सारी बीमारियों का इलाज मुयसर होगा, छोटी सर्जरी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, प्लेटलेट्स काउंट इधर ही हम आपके ठीक कर देंगे। देखें, पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहां पे जो गैर आईनी, गैर कानूनी और जुर्म वाले रवैये हैं, उनको टॉक शोज की तो वो जीनत बन जाते हैं, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन हरकत में नहीं आता। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो आज भी मौजूद है। हमारे इलेक्शन कमीशन ने क्यों उसके ऊपर आज के दिन तक एक्शन नहीं लिया? मैं ये सवाल रखती हूँ आपके आगे। और ये कैसे ही हो जाए कि पहले 25 लोटे जो मुनहरिफ अराकीन थे, कोर्ट्स ने उनके खिलाफ जो भी ऑर्डर्स किए उसकी वजह से वो डीसीट हुए, बाय इलेक्शन हुए, अवाम ने भारी मैंडेट के साथ हमें जितवाया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने मैंडेट को बेचना, उसकी तौहीन करना इनको अलाउ नहीं किया। लेकिन बेशर्मी और डिटाई के साथ अता तारण ने जो आज फजूल किस्म की ट्वीट की है, कोई उसकी तुक बनती है? मुझे ये बताएं, ये किस तरह से, कौन सा जमहूरी और आईनी तरीकेकार होगा जो इनको रातों रात इनकी नंबर ऑफ सीट से ज्यादा सीट्स दे देगा या हमारे अरकान को कम कर देगा? वो जो भी तरीकाकार होगा तो गैर आईनी ना, गैर जमहूरी। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये ऐसे ढीठ किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान की अवाम इनके रवैयों को, जिनको रिजेक्ट कर चुकी है, धुतकार चुकी है, उसके बावजूद ये उससे बाज नहीं आ रहे। उसके बावजूद इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो कि आज एक हमारे मुनहरिफ अराकीन जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, और सबसे बड़ी जियो के ऊपर खबर क्या चल रही है, शहबाज शरीफ की मुलाकात के लोटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोबारा सर जोड़ के बैठ गए। ओ जी जरदारी साहब आ गए। जरदारी पंजाब की सियासत में द मोस्ट इररिलेवेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड इन टर्म्स ऑफ वोट। जी मुशर्रफ साहिबा, मसला ये है आप लोगों की पार्टी का, आप लोगों की क़यादत का, आप लोगों की पॉलिसी का, कि वो लोग जो आज टेबल की दूसरी जानिब बैठे हुए हैं, ये टेबल के जब इस तरफ थे, आप लोगों के साथ थे, तो कभी आप लोगों ने उनको किसी किस्म का कोई बुरा नाम नहीं दिया था, उनके कारोबार के हवाले से भी, उनकी शख्सियत के हवाले से भी, उनके एक्शंस के हवाले से भी। आज चूंकि वो टेबल की दूसरी जानब चले गए हैं तो जाहिर है कि आप लोगों ने उनको तनकीद का निशाना तो बनाना है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास वज़ीर आला एतमाद का वोट जो है वो अभी जाहिर है कि तकरीबन उनके पास 14 दिन होंगे, तकरीबन इतने ही बनते हैं 11 तारीख तक। तो कब तक आप लोग वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले लेंगे? देखें जी, हम बिल्कुल 14 दिन का वेट नहीं करने जा रहे। हम इंशाल्लाह विद इन 1 वीक हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, बिकॉज नंबर हमारे पूरे हैं। नंबर गेम इस वक्त हमारा इशू नहीं है। लेकिन ये देखें, सियासी बोने, एक ट्रक की सवारी पीडीएम, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था लोटों को बाई इलेक्शन में, देखो मैं लोटे को लोटा ही कहूँगी, अगर हमारे साथ था तो अपने मैंडेट को बल्ले के निशान पे वोट मिला था, उसकी ऑनर करते। मैं तमाम अरकान को ये कह रही हूँ। तो जो लोटा है वो लोटा था, तो हाई कोर्ट ने या हमारे आला अदलिया ने उनको डीसीट किया। सो इसलिए उनके अलावा कोई है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग को महज़ब अल्फाज में डिस्कस करना है तो प्लीज़ आप मुझे गाइड कर दे। तो जो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हैं उनको मैं कौन से अप्रिशिएट करूँ, कौन सा मैं उनको मेडल और तमगा दूँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि नंबर हमारा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सियासी बौने डिजेक्टेड लोग खबरों में आने के लिए रोज़ाना सुबह बेतुकी बेपारकी छोड़ देते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में दहशत गर्दी अपने अरूज पे है और उसको पड़ी हुई है गवर्नर और सीएम पे कैसे कब्जा करना है। आप लोगों के ऊपर ये भी तनकीद की जा रही है पीडीएम की जानिब से, और ये जो इस वफाकी हुकूमत है जो वहाँ पे भी टॉपल डाउन करने की कोशिश कर रही है और अपना वज़ीर आला नाना पंजाब में दोबारा से लाने की कोशिश कर रही है, कि आप लोग केपी की असम्बली को तो तहलील कर सकते थे 23 तारीख को, उसको पंजाब के साथ नती करने का क्या मतलब इसका रीज़न था? देखें, असल में इशू क्या है? इशू ये है कि हमें कोई असम्बलियाँ तोड़ने का शौक नहीं है कि हमारा पंजाब से शौक पूरा नहीं हुआ तो हम चलो तोड़ के देख लें केपीके की असम्बली, तो फिर क्या फील होता है। बेसिकली तो हम असम्बलियाँ तोड़ के हम उसमें से हासिल क्या करना चाहते हैं, ये अहम चीज़ है। वो है कि हम इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात चाहते हैं, हम जनरल इलेक्शन चाहते हैं। और वो क्यों चाहते हैं? वो अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं। अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद में होते हुए इलेक्शन भी तो नहीं मिले, तो जनरल इलेक्शन कैसे मिलेंगे? मुझे कंप्लीट करने दे वहीद साहब, आप रैपिड फायर की तरह ना करें बात यार। जो एक सवाल है उसका जवाब ले लें, फिर उसके बाद दूसरा सवाल रख लें। कोई भी चीज़ आप मेरी कंप्लीट होने दें। जी प्लीज। मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि हम असम्बलियाँ तहलील शौकिया नहीं करना चाहते, जनरल इलेक्शन चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे होना ज़रूरी है। उसकी वजह लॉजिकल रीज़न ये है। दूसरी बात ये कि हम एक सूबे के या 2 सूबों के
इलेक्शन हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें स्टेबिलिटी जरूरी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये आए अपना प्लान बताएं ना पीडीएम, हमें इल्जाम लगाने के साथ साथ हमें मुर्दे इल्जाम तो ठहराएं, साथ अपना प्लान बताएं कि हमारे पास ये इनसे बेहतर मंसूबा है, बेहतर प्लान है। वो तो इनके पास है नहीं। शेरो शायरी माइक गिरा के तो नहीं होनी ना ठीक आपके मुल्क की ये जो इस वक्त की जो सिचुएशन है। दूसरी बात ये कि ये अपनी शिकस्त को खुद तस्लीम कर चुके हैं वहीद साहब, जो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज का जो फैसला है, मुझे आप बता दें कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा कौन सा फ्लड आने वाला है। कराची तो सिंध से तो इसलिए भाग गए थे, फ्लड था। इस्लामाबाद में अल्लाह मुझे माफ कर दे, सलामत रखे मेरे कैपिटल को, क्या होने वाला है जो ये इलेक्शन से भागे हैं? रीजन बताए ना मुझे। क्योंकि एक ही चीज होनी है कि इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इनकी आने वाली नस्लों की भी सियासत दफन होनी है। ये इलेक्शन को फेस नहीं कर रहे। अवाम को फेस किए बगैर कोई जमहूरियत होती है या हो सकती है? आप मुझे बताएं। इलेक्शन को अवॉइड करके जमहूरियत रह सकती है? इस्लामाबाद में वो कहते हैं आबादी बढ़ गई है, लोगों को हम हक, जो वोट का हक है वो देना चाहते हैं, लिहाजा हमने 24 यूनियन काउंसिल को ऐड ऑन कर दिया है ताकि लोगों को ग्रास रूट तक जो है वो अपने फैसले करने का हक मिल सके। मुझे ये बताएं इसका जवाब ले लें जी। 8 महीने हो गए हैं, एमएनएस जो है आपके, सुन लेना, इलेक्शन कमीशन गजनी 3 बन चुका हुआ है, गजनी 2 को भी क्रॉस कर गया है, जो जिनको बाद में याद आता है या कोर्ट्स के थ्रू ये जाके जिस तरह से मुंह छुपाते हैं, जिनको अब याद आया इन्हें, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया था, कैंपेन हो गई थी, तो अब इन्हें याद आ गया कि ये करना। खुदा का नाम ले, अवाम सब समझ रही है, अवाम को सारी बातें समझ आ रही है जो इनको नहीं आ रही। पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था, अदालत ने उसको बहाल किया था, उसके बावजूद आप लोगों की गवर्नमेंट के अंदर उनको वो इख्तियार, वो पैसा, वो सारी चीजें, आपको मालूम ही है कि पंजाब के अंदर भी तो मामलात खराब रहे हैं ना लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। जब आप लोग सूबे के अंदर हुकूमत कर रहे थे, तो ये सारी पार्टियों का, गवर्नमेंट्स का ये मसला होता है कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात जो है वो देते हुए घबराते हैं। उनकी सियासी वजूहात हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखें वहीद साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मर्जी खंदकें खोद लें, जो मर्जी ये सिचुएशन लेके आ जाएं, अवाम का इस वक्त जो हाल है, पाकिस्तान का जो हाल है, उसके जिम्मेदार ये इनके तजर्बाकार लाने वाले और ये तजर्बाकार टीम है। पाकिस्तान ने इतने बड़े गुनाह नहीं किए थे जिनकी सजाएं भुगत रहा है। 22 करोड़ 75 लाख का जिंदा लोगों का जीता जागता मुल्क इन्होंने डिफॉल्ट करने की तरफ ले गए हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा है तो जो हमारे दौर में वो छोटी नन्ही मुन्नी मार्च लेके आया था बिलावल, दूसरी ने भी महंगाई मार्च निकाला था, छोटी सर्जरी ने, लेकिन वो महंगाई नहीं थी उस वक्त। हम चीख के चैनल्स पे कहते थे कि अगर दुनिया के कंपैरिजन में देखा जाए, आप पिछले फरवरी के हमारे शोज निकालें और जो वावेला था मीडिया के ऊपर वो निकालें प्लीज और अपने शो में चलाएं। हम कहते थे कि इस वक्त दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान है, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। लेकिन आज पाकिस्तान में जो 10 गुना महंगाई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये अवाम को पता है, वो इनको बताएगी। चैनल्स ये जिस तरह से मर्जी कंट्रोल कर लें। बिल्कुल सही है, चैनल्स पे आज महंगाई नहीं है कहीं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, नाज़रीन हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। और यकीनी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को सीरियसली कोई एक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी जो है आज मनाई गई, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद को दुनिया से रुखसत हुए 15 साल गुजर चुके हैं और 2007 में 27 दिसंबर को रावलपिंडी लियाकत बाग में वो जब उन्होंने अपना जलसा ख़त्म कर दिया था तो उनके ऊपर हमला किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो जो है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो उसके 3 अहम पहलू हैं। एक तो बेहसियत सियासी लीडर और जमहूरियत के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की, दूसरा बेहसियत माँ और ख़ानदान को जिस तरह से उन्होंने जोड़े रखा, और तीसरा जो है वो उनका जो एक शख्सियत थी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको पजीराई मिली। अगर हम उनकी सियासी जद्दोजहद को देखें तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया जनरल ज़िया उल हक़ ने मार्शल लॉ लगाने के बाद, उनकी जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती रहीं,
अदालतों के अंदर, और फिर उनको जब फांसी दे दी गई, वो एक यकीनी तौर पे ना सिर्फ ख़ानदान के लिए यानी बेनज़ीर भुट्टो उनकी फैमिली के लिए, बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बड़ा मुश्किल वक्त था। और ये वो वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बाहर निकलती है, अवाम के साथ रब्ता करती हैं। एक तरफ वो जो है मार्शल लॉ का वो जो दौर था उसका मुकाबला करती है, और दूसरी जानब जो है अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए भी जद्दोजहद जो है वो करती रहती हैं। और फिर उनको मुल्क जो है मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। 1986 में वापस आती हैं, दोबारा से अपनी सियासी जद्दोजहद जो है उसका वहाँ से आगाज़ करती हैं। ज़ियाउल हक की जब एक C-130 तैयारे में उनकी हलाकत हो गई, हलाक हो गए, तो उसके बाद जो है 88 में जब इलेक्शन हुए तो पहली मरतबा बेनज़ीर भुट्टो जो है एक सबसे कम उम्र मुसलमान ममालिक के अंदर पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब हुई। 90 में उनकी हुकूमत को मरहूम ग़ुलाम इसाक़ खान ने उसको ख़त्म कर दिया। 93 में दोबारा से वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनी, और 96 में उनकी हुकूमत जो है फ़ारूक लगारी मरहूम ने, जो उनके अपने मुंतखब सदर थे, उन्होंने उनको 58(2)B के तहत जो है दोबारा उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। इस दौरान जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो बनाए गए। फिर जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया तो फिर एहतसाब के ब्यूरो के ज़रिए जो है या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ज़रिए जो है मुख्तलिफ मुकदमात जो है उनके ऊपर बनाए गए। उसके बाद हमने देखा कि 2006 में फिर नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद जो हैं उन्होंने एक COD जो साइन किया लंदन के अंदर, इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि सियासी जमातें जो हैं अब उन्होंने सियासत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना है ताकि जनरल मुशर्रफ से जान जो है वो छुड़ाई जा सके। इसी दौरान उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात किए, जिसको अमेरिका ने और बरतानिया ने उनको फैसिलिटेट किया था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर तनकीद भी की गई। NRO के ज़रिए जो है मुकदमात ख़त्म किए गए, और उसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो वापस पाकिस्तान लौटी, और जो ही कराची वो पहुंची, पहला हमला उनके ऊपर कराची के अंदर कारसाज में किया गया, जिसमें सैकड़ों उनके कारकुन जो है वो ख़ुद बच गई और वहाँ पे उन शहीद हुए। और फिर हमने देखा कि उसी के तसलसल के अंदर जब लियाकत बाग में 27 दिसंबर को 2007 को जो है उनको शहीद कर दिया गया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती रही। कुछ ऐसे लोग थे जो आसिफ अली जरदारी का जो टेक ओवर करना था पीपल्स पार्टी को, बाद में हमने देखा कि सदर मुमलिकत बने, 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। सिंध में अभी तक 14 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो उन्हीं की क़यादत के अंदर इस वक्त हुकूमत कर रही है, और इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी जो हैं वो एक बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पाकिस्तान की सियासत के। लेकिन एक काम उन्होंने किया कि पीपल्स पार्टी को उनके बेनज़ीर के बच्चों यानी ख़ासकर बिलावल जो है उनके हवाले किया, उनको चेयरमैन बनाया। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी ट्रेनिंग होती रही सियासी एतबार से। आज वो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के और चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, और ज़्यादा जो इस वक्त इफ़ेक्टिव है। ज़ाहिर है कि तमाम जो थॉट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब का है, लेकिन फील्ड के अंदर आपको बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दिखाई देते हैं, बेनज़ीर के साहबजादे हैं। और वो लोग जो ये समझते कहते थे या क्रिटिसाइज़ करते थे आसिफ अली जरदारी को कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ताम आज बेनज़ीर की जो औलाद है, ख़ासकर बिलावल भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी को आप देखते हैं कि उसको लीड कर रहे हैं। आज भी गढ़ी खुदा बख्श के अंदर जो एक इज्तिमा हुआ, वहाँ पे बरसरी के हवाले से जो इज्तिमा किया गया, वहाँ पे उन्होंने खिताब किया, और ये यकीनी तौर पे बेनज़ीर भुट्टो की जो जमहूरियत के लिए और जो सियासत के लिए और जमहूरी इक़दार के लिए, आइन के लिए जो जद्दोजहद है, उसको हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि जिस तरह से उन्होंने 14 साल से वो सिंध के अंदर हुकूमत में हैं, वहाँ पे जो सूरत हाल है उसके ऊपर गाय बगाए जो है वो तनकीद की जाती है कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाना चाहिए। अगर बेनज़ीर हयात होती
तो जो गवर्नेंस का जो निज़ाम है शायद वो आज बेहतर होता। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।